नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। सारे भाई मेरे उपस्थित हो जाएं, फटाफट से आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। कैसे हैं और स्वागत है आपका शासन के वर्गीकरण के मॉक टेस्ट में। मैंने आपसे बोला था टॉपिक खत्म है, मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, डीपीवी वाले क्वेश्चन भी हैं इसमें, तो उनको भी डिस्कशन हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। टोनी भाई, धर्मेंद्र, अजय कुमार, ठीक है, शाहिद मलिक, कैसे हैं? बढ़िया हैं आप सभी लोग, बढ़िया हो। अक्षय सोनकर, ठीक है। चलिए, तो सारे भाई मेरे उपस्थित हो जाएंगे, फटाफट से जुड़ जाएंगे। कैसे हैं आप सभी? सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार, राम राम। चलिए, तो बच्चे क्वेश्चन सामने है और ये अधूरा है। दो ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं इसके, दो ऑप्शन अगली वाली स्लाइड में है। क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे कि लेवल क्या है भाई। ठीक है, चलिए पढ़ देता हूं मैं पहले क्या लिखा है। निम्न में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। सबसे अच्छी तरह से कौन डिफाइन कर रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। हो सकता है डिफाइन तो एक से ज्यादा भी कर रहे हो, लेकिन मैंने आपसे कहा था हम आंसर वो चूज करते हैं तो ज्यादा परफेक्ट है, जो ज्यादा परफेक्ट है। ठीक है, खुशबू, माँ का लाडला, रुखसर खान, सुनील भाई, प्रियंका। चलिए, तो देखना ऑप्शन क्या कह रहे हैं। पहला है कि व्यक्तियों का एक समुदाय, एक ग्रुप है व्यक्तियों का, यानी जनता है, जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के, बाह्य नियंत्रण के मतलब कोई बाह्य प्रेशर नहीं है, वो फ्री है, संप्रभु है, संप्रभुता है उसके पास, एक निश्चित भूभाग भी है, जमीन भी है, और स्थायी रूप से निवास करने वाले लोग हैं, यानी कि परमानेंट वहीं रहते हैं। ठीक, और उनकी एक संगठित सरकार भी है। बी ऑप्शन कह रहा है एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग, यानी कि केवल राजनीति के साथ जुड़े हैं, जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, अपने अधिकारों की रक्षा करने और अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रूप से रखने के अधिकार रखते हैं। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा, शासन व्यवस्था के साथ रहते हैं। ना तो यहाँ पे संप्रभुता का जिक्र है, ठीक है, ना ही यहाँ पे प्रॉपर कह सकते हो गवर्नमेंट का जिक्र है। डी कह रहा है एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज, स्थायी तो है, जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। सरकार भी है, न्यायपालिका भी है, लेकिन संप्रभुता का जिक्र नहीं है। यहां मेरे बच्चे संप्रभुता का जिक्र नहीं है, यहां पर भी कोई सरकार वगैरह की बातें नहीं की गई, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। ठीक, सी ऑप्शन यहां कह रहा था, बी ऑप्शन, कि एक निश्चित भूभाग है, जमीन है, राजनीतिक रूप से लोग जुड़े हुए हैं, केवल राजनीतिक आधार पर यहां पर चीजें बनाई गई हैं, स्वयं पर शासन करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपने अधिकारों की रक्षा करने और अपनी आजीविका के साधन को सुरक्षित रखने के अधिकार रखते हैं। ये थोड़ी हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जो परफेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जिसमें साफ बोला गया है कि भूभाग भी होगा, स्थायी रूप से निवास करने वाले लोग भी हैं, जनता भी है, ठीक है, सरकार भी है, और वो बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र है, कोई बाह्य नियंत्रण उस पर नहीं है, यानी कि संप्रभुता भी है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट। मैंने आपसे कहा था हमें वो चूज करना होता है जो ज्यादा परफेक्ट है, जो ज्यादा परफेक्ट है, और आप सारा कंटेंट पढ़ चुके हो, इसलिए गलती की गुंजाइश नहीं है भैया। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? आपको पता है कि भाई जमीन, जनसंख्या और सरकार, ये तो प्रांतों के पास भी होती है, लेकिन जिसे आप राज्य कहते हो, देश कहते हो, उसके पास क्या चीज आ जाती है? क्या चीज होती है ऐसी? क्या चीज होती है? सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट मैंने बोला था राज्य का, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट बोला था। गंगा सागर वर्मा जी, मुझे अपनी क्लास का पता रहता है और की का मुझे पता नहीं बाबू। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। सी, केवल और केवल संप्रभुता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संप्रभुता, सोवर्निटी, डिसीजन लेने का फ्रीडम होना चाहिए।
भारत की संप्रभुता के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन सोवरेनिटी इज और आर करेक्ट? कौन सा या कौन से सही है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है? बोलिए जल्दी से। फटाफट। बहुत बढ़िया सुनील जी, बहुत अच्छे। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल सत्य बात है। राष्ट्रमंडल वो समूह होता है, आगे आप पढ़ोगे, राष्ट्रमंडल वो समूह है जिस पर कहीं ना कहीं ब्रिटेन ने शासन किया है, ब्रिटेन ने शासन किया है, तो सत्य बात है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो रही है। क्या हम ब्रिटेन के इस बनाए गए ग्रुप के सदस्य हैं तो हम पर कोई प्रेशर बनाता है ब्रिटेन? क्या हम पर कोई प्रेशर बनाता है ब्रिटेन? नहीं बनाता ना, तो केवल एक सही है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? बताओ जल्दी से। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? लोकतांत्रिक है, अध्यक्षात्मक है, संसदीय है, या फिर अर्ध लोकतांत्रिक है? बड़ी ध्यान से पढ़ना, सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, सारी चीजें आपने पढ़ी हैं मेरे बच्चे। क्या होगा? भारत के संविधान की शासन प्रणाली में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? तो कैसी व्यवस्था की गई है? भारत में संसदीय संसदात्मक शासन प्रणाली है, साथ में अध्यक्षात्मक के एकात्मक के कुछ पॉइंट यहां पर मिलते हैं, और इसके साथ साथ किसके भी मिलते हैं? संघात्मक के भी मिलते हैं, संघीय के भी मिलते हैं, संघीय के भी मिलते हैं। क्लियर है? संसदात्मक शासन प्रणाली में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इसमें क्या मिलता है? न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, या विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है? जल्दी से बोलो। पढ़े हो आप? संसदीय सरकार में विशेषताएं, सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। राधे राधे। क्या होगा बच्चे? क्या होगा? बताओ जल्दी से। संसदीय सरकार, मैंने आपसे कहा था याद करो, संसदीय सरकार, ये बड़ा गोला है विधायिका, ये बड़ा गोला है लेजिस्लेचर, और इसी में से, इन्हीं में से क्या बनती है? कार्यपालिका। इन्हीं में से क्या बनती है? कार्यपालिका। कार्यपालिका बोले तो मंत्रियों का समूह है ना, और मंत्री बनने से पहले आप क्या बने होगे? सांसद। तो एक कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? विधायिका के। तो सर ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आंसर? सर डी रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी रहेगा। भाई पढ़ के भी ये हाल हो रहा है तो दिक्कत है, माँ का लाडला। कार्यपालिका का न्यायपालिका पे नियंत्रण कह रहे हो आप? न्यायपालिका तो हमारे यहाँ फ्री है मेरे भाई, ये तो संघीय व्यवस्था से सीखा है हमने। नींद में हो मेरे भाइयों। एक कह रहा कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण, नाम है इसका राशीस। भाई क्या पढ़ा है फिर आप लोगों ने? क्या पढ़ा है आप लोगों ने? कार्यपालिका बनी ही विधायिका से है, तो उल्टा नियंत्रण कैसे हो जाएगा? बेटा अपने बाप पर नियंत्रण कर लेगा? बेटा अपने बाप पर नियंत्रण कर लेगा? कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार? सब कुछ पढ़ाया फिर भी ये हाल होता है तो बहुत बुरा लगता है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, वो होती है जिसमें क्या होता है भाई? बता दो। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। क्या संसद में जितने भी सांसद बैठे हैं कांग्रेस के, वो भी सरकार में है क्या? सरकार तो बीजेपी और उसका गठबंधन चला रहा है, सरकार तो बीजेपी और उसका गठबंधन चला रहा है, तो सारे राजनीतिक दलों के तो मेंबर आ नहीं जाएंगे। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, इसमें दम है। सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, तो भाई लोग नहीं हटा सकते, लोग नहीं हटा सकते, ठीक है। लोगों के द्वारा चुनी जरूर है सांसद, लेकिन सांसदों में से जिस पार्टी को भी बहुमत होता है वो यहां पर बैठी है, ठीक है। अगर उसको हटाना है तो लोकसभा में ही मेजॉरिटी गिरानी पड़ेगी, समझाया था आपको, ठीक है।
समझाया था कि अगर बीजेपी और उसके अलायंस को तोड़ दिया जाए, चचा पलटू चचा को ले लो, चंद्रबाबू नायडू को ले लो, सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, बीजेपी पे बहुमत नहीं होगा। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। हटाई क्यों नहीं जा सकती भाई? हटाई क्यों नहीं जा सकती? बीच में हटाई भी जा सकती है। अगर बहुमत नहीं हुआ, ये बहुमत पर निर्भर थी, संसदीय सरकार बहुमत पर निर्भर थी। हर लाइन में मैंने बोला था कि ये बहुमत से चलती है, बहुमत नहीं है तो हट जाएगी। तो भैया एक ही बचा कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है, उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है, उसके द्वारा क्या भी की जा सकती है, हटाई भी जा सकती है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है? द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर फ्रॉम ब्रिटिश, वन ऑफ दैट इंडिया हैज। किस बात में भिन्न है? वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, वो तो ब्रिटेन में भी है, हमारे यहां भी है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, क्या सामूहिक उत्तरदायित्व चलता है? अगर किसी मंत्री ने गलती की तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद माफी मांगेगी, पूरी मंत्री परिषद? जी हां सर। द्विसदन, द्विसदन मैंने कहा था आपके ब्रिटेन में भी है। एक था हाउस ऑफ कॉमन्स, एक था हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जहां पे राज्यों से नामित लोग आते थे, जो नॉलेजेबल पर्सन होते थे वो आते थे। भाई ब्रिटेन के एग्जाम्पल में द्विसदनवाद लिखा था मैंने, ब्रिटेन में मैंने कहा था द्विसदनीय व्यवस्था वैसे संघीय सरकारों में मिलती है, संघीय सरकारों में, लेकिन एकात्मक में लिखा था कि 2 सदन हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। ठीक, लेकिन ब्रिटेन ने बना रखे हैं, ब्रिटेन ने बना रखे हैं। चौथी बात लिखी है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यही है अपना आंसर। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायपालिका सरकार के जो कानून हैं उनकी जांच कर सकती है और उन्हें खारिज भी कर सकती है, क्योंकि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। किन सरकारों में? संघीय सरकारों में, संघीय सरकारों में। ब्रिटेन एकात्मक सरकार है, एकात्मक केवल राष्ट्रीय सरकार। एकात्मक का मतलब है केवल राष्ट्रीय सरकार, और मैंने बोला था कि राष्ट्रीय सरकार जो चाहे कर सकती है, उसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। तो भैया न्यायपालिका कैसे रोक लेगी राष्ट्रीय सरकार को? एकात्मक में न्यायपालिका कैसे रोक लेगी राष्ट्रीय सरकार को? क्योंकि सारी ताकत आपने किसको दी है? राष्ट्रीय सरकार को दी है। तो आप सरकार के जो कानून है उनका रिव्यू नहीं कर सकते, भारत में कर सकते हो, क्योंकि ये संघीय व्यवस्था से हमने सीखा था। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? बताओ। We have adopt a parliamentary democracy based on the British model, but how does ours different? कैसे हमारा डिफरेंट है? ठीक, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है तो ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है, परिसीमित है। बताइए, विधि निर्माण की शक्ति कैसी है? परिसीमित। ठीक, और दूसरा कह रहा है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो बाबू याद रखना, पहला पॉइंट जो कह रहा है, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि या संप्रभु है। क्यों? केवल राष्ट्रीय सरकार, केवल राष्ट्रीय सरकार है, जो चाहे कर दे, जो चाहे कर दे। लेकिन भारत की संसदीय विधि परिसीमित है। क्यों? क्योंकि भाई राज्यसभा नाम का सदन था, यहाँ पे राज्यसभा नाम का सदन था, जिसमें राज्यों से आकर के लोग बैठे हुए थे। ठीक है, दादा जो कानून बनाएंगे तो पापा चाचा ताऊ के परिवार के भी लोग बैठे हुए थे, कहीं दादा कोई गलत कानून नहीं बना दे, उसे रोक भी पाए। तो शक्ति परिसीमित है, सीमाओं में है, सीमाओं में। सही है पहला। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक पीठ को भेजी जाती है। बिल्कुल सही। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू एकदम जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर कोई संवैधानिकता, संविधान के खिलाफ कानून बना बैठी है संसद, तो भैया सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। एकदम से दोनों बातें बिल्कुल सही हैं।
दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। अगर क्लास के कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं तो कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। अगला देखो, कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सिंपल सा क्वेश्चन है। संसदीय सरकार है, जी हाँ है। क्या अध्यक्षात्मक भी है? या तो संसदीय हो सकती है या अध्यक्षात्मक। संसदीय का मतलब दो मुखिया, एक नाम का एक काम का। अध्यक्षात्मक में नाम का काम का दोनों एक ही होते हैं, राष्ट्रपति, यहां प्रधानमंत्री नहीं होता। तो भैया अध्यक्षात्मक तो हो ही नहीं सकती, यही है अपना आंसर। बाकी स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल सही। संघात्मक सरकार है, केंद्र राज्य दोनों सरकारें, जी हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर क्या रहेगा मेरे साथी? सर बी रहेगा। अगला क्या कह रहा है? भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? कौन सत्य नहीं है भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों को समान मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। संसदीय पद्धति चलती है, बिल्कुल सही बात है। दो प्रमुख हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नाम के, प्रधानमंत्री काम के। संघीय नीति फेडरल पॉलिसी भी है, केंद्र भी है राज्य भी है, दोनों में शक्तियों का विभाजन भी कर रखा है। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार है, क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है हमारे यहाँ? प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब है अध्यक्षात्मक सरकार। क्या हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक सरकार है? जो कुछ है वो राष्ट्रपति हैं, जो कुछ है वो राष्ट्रपति हैं और कोई उनको रोक टोक नहीं है। क्या हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है? क्या हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। यही है अपना आंसर, ऑप्शन नंबर डी। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि इंडिया हैज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बिकॉज क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। यह मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मैंने आपको संसदीय प्रणाली की विशेषताएं पढ़ाई थी, इनमें से कौन सी ऐसी थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी? वही है आंसर। इनमें से कौन सी ऐसी थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी? वही है आंसर। क्या मैंने अभी तक आपसे ये बोला कि भैया संसदीय प्रणाली में लोकसभा को जनता चुनती है? वो तो भैया अध्यक्षात्मक में भी जनता चुन रही थी। ट्रंप भाई साहब को भी जनता ही नहीं चुना, ठीक, ट्रंप भाई साहब को भी जनता ने ही चुना, तो पहला तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, वो तो आपकी अध्यक्षात्मक में भी होता है, वो तो अध्यक्षात्मक में भी संसद ही करती है, वो तो अध्यक्षात्मक में भी संसद ही करती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, वो तो भैया अमेरिका में भी चलता है। तो प्रूव क्या है कि ये संसदीय है? प्रूव इतना सा है कि ट्रंप की जो मंत्री परिषद थी, जो ट्रंप ने अपने रिश्तेदार अपने दोस्तों को मंत्री बना लिया, जो चुने हुए नहीं थे, वो केवल ट्रंप के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि संसदीय सरकार में मंत्री परिषद पूरी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती थी, पूरी लोकसभा के प्रति। पूरी लोकसभा के प्रति, ठीक है भाई, क्लियर? ठीक है भाई। अगला क्या कह रहा है? संसदात्मक स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है। द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट। संसदात्मक स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? प्रमुख ठीक है, संसदात्मक स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? तो सोच के देखो, कार्यपालिका और विधानमंडल, विधानमंडल वो होता है जो कानून बनाता है, दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। क्या दोनों फ्री होते हैं? नहीं, विधानमंडल यानी कि विधायिका, मैंने कहा था विधायिका को ही विधानमंडल कहते हैं। विधायिका से क्या बनती है? लेजिस्लेचर से कार्यपालिका। दोनों स्वतंत्र नहीं है, दोनों स्वतंत्र नहीं होते संसदीय सरकार में, याद रखना, दोनों स्वतंत्र नहीं होते। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और अधिक दक्ष है।
कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। अभी मान लो पलटू चाचा राहुल गांधी के साथ मिल जाए, चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के साथ मिल जाए, बीजेपी के कई सांसद भी चले जाएं, तो भैया चुनाव कराने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी तरफ एक नई गवर्नमेंट बहुमत के लिए तैयार हुई बैठी होगी, जिसके नेता होंगे राहुल गांधी या पलटू चाचा। वो कहेंगे ये है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। बीजेपी गवर्नमेंट गिर गई और दूसरी गवर्नमेंट खड़ी हो गई, चुनाव की जरूरत नहीं पड़ी, चुनाव की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक। बी कह रहा है कि यह नीति को निरंतरता प्रदान करती है, यानी लगातार काम करने के लिए, और साथ में अधिक दक्ष है, ज्यादा मजबूत है। ऐसा भी कुछ नहीं है। मैंने नहीं कहा आपसे कि संसदीय सरकार ज्यादा मजबूत है, लेकिन यह जरूर कहा है कि कार्यपालिका विधायिका यानी विधानमंडल के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी, क्योंकि इसी से बनी होती है, क्योंकि इसी से बनी होती है। ये जरूर बोला है, ये जरूर बोला है, देख सकते हैं आप। ठीक है भाई। देखिए अगला, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में कौन सा या कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं। ठीक। इन दी कॉन्टेस्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर इंस्टीट्यूशनली इनहेरिटेंट इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। पहला कह रहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। सही बात है, जो भी मंत्री बनेगा पहले उसे सांसद बनना पड़ेगा, सत्य बात है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त है, यानी सरकार को, तब तक ही वे अपने पद पर रहते हैं। एकदम करेक्ट बात है भाई। अगर बहुमत नहीं होगा, सरकार गिर जाएगी, वापस से सांसद बन जाओगे। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों यहां पर सही है शुरुआत के। तो बाकी अगर देखें, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। बाबू, राज्य का अध्यक्ष तो राष्ट्रपति होता है। राज्य का अध्यक्ष, राज्य यानी कि देश, और राज्य का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का भी अध्यक्ष होता है? क्या राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का भी अध्यक्ष होता है? नहीं सर, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का नहीं होता, प्रधानमंत्री होता है मंत्रिमंडल का। तो एक सही है, दो सही है, यानी कि एक और दो, एक और दो। ऑप्शन नंबर रहेगा ए, ऑप्शन नंबर रहेगा मेरे बाबू ए, ऑप्शन नंबर रहेगा ए। बताओ क्या दिक्कत है। अगला कह रहा है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पहला कह रहा है कि विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। हो भी सकती है भाई, विधायिका यानी कानून बनाने वाली संस्था, और अगर कोई कानून गलत बनाया है तो न्यायपालिका इसको नाप सकती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, गलत, ये तो उल्टा कह रहा है, ये तो उल्टा कह रहा है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, ये भी गलत। दोनों स्वतंत्र कहाँ है भाई? विधायिका से बनती है कार्यपालिका, विधायिका से बनती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह हैं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ठीक है, बिल्कुल गलत। विधायिका के प्रति जवाबदेह हैं। विधायिका के प्रति जवाबदेह हैं। बच्चे, इसमें एक ऑप्शन अधूरा छपा है। जवाबदेह हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, क्योंकि अगर राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा है तो राष्ट्रपति विधायिका के अंडर में आते हैं। राष्ट्रपति किसके अंडर में आते हैं? राष्ट्रपति किसका हिस्सा है भाई? विधायिका का हिस्सा है। क्योंकि जब आप संसद पढ़ते हो, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। जब हम कह रहे हैं कि विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह हो सकती है, तो राष्ट्रपति भी हो सकते हैं, राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर तो या तो इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं, या एक लाइन लिखना भूले हमारी टाइपिस्ट भैया, या एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक, ये लिखा हुआ है इसके ऑप्शन में, एक से अधिक। तो भैया ऑप्शन नंबर इसका आंसर है ई, एक से अधिक भी हो सकता है आंसर। एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकते हैं इसमें, एक से अधिक ऑप्शन। ठीक है, एक से अधिक ऑप्शन। निम्न कथनों में से एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को व्यक्त करते हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार किसे कहते हैं?
ठीक है, तो भैया मंत्रिमंडलीय सरकार क्या होती है? मंत्रिमंडलीय सरकार का मतलब होता है कि मेरे बाबू लोगों, संसदीय सरकार। मंत्रिमंडलीय सरकार का मतलब क्या होता है? मंत्रिमंडलीय सरकार का मतलब क्या होता है? संसदीय सरकार। संसदीय सरकार, यही तो मंत्रिमंडल था, याद करो। किस सरकार को मैंने कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोला था? किस सरकार को बोला था? संसदीय सरकार को बोला था। अब संसदीय सरकार में कौन सी विशेषता निहित होती है? ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र एक क्रियाविधि, या फिर उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा, फटाफट से बोलिए क्या होगा। वैसे तो पढ़ के ही अंदाजा लग रहा होगा आपको। संसदीय सरकार कौन बनाता था? सरकार को जनता बनाती थी। सांसदों को कौन चुनती थी? जनता। जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि 5 साल में आपको जनता बदल देगी ठीक से काम नहीं किया तो, के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि एकदम सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, बता दो जल्दी से। इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो अध्यक्षात्मक सरकार होती है उसे राष्ट्रपति पद्धति की सरकार भी कहते हैं। मैंने आपसे कहा था प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। उसमें सारी शक्तियां किसमें होती हैं बच्चे? जल्दी से। वो अपने मंत्रियों को भी खुद चुनता था, आपको पता है। ट्रंप भाई साहब अपने मंत्रियों को भी खुद चुनते थे। कैबिनेट में आपकी किचन कैबिनेट बताया था मैंने उसको, अपने यार दोस्तों को मंत्री बना दिया। ठीक है, उमेश साहू जी तुक्का लगाएंगे तो किसी ना किसी का आ जाएगा, बाकी मैंने पढ़ाया है। इसीलिए मैंने कहा था कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे उसकी चीजें समझ में आ रही होंगी, जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसकी में नहीं आएंगी। और अब भी क्लियर नहीं है तो कोई करा भी नहीं सकता मेरे बच्चे, क्योंकि ऐसे आपको पढ़ाने की कोशिश की गई है कि आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। अब भी क्लियर नहीं हो पाई तो बाबू लोगों दोबारा से उन वीडियो को देखो, दोबारा से, और समझने की कोशिश करो। नहीं तो अभी भी नहीं क्लियर हुई ना, मैं गारंटी देता हूं कोई नहीं करा पाएगा। इस तरीके से तो कोई नहीं करा पाएगा जैसे कराई गई है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। फंडामेंटल फीचर ऑफ इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम। एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति चुना जाता है। यहाँ पे ब्रिटेन की तरह राज परिवार नहीं चल रहा, वो मोनार्क था, हम गणतंत्र हैं। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में है। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। जल्दी से बताओ कौन सा सही होगा, जल्दी से, सुनते ही आंसर हो रहा है। लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति चुना जाता है। संसदीय सरकार है, बिल्कुल सही बात है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में है, जनता नहीं चुने हैं लोग। जनता अगर चाहे तो अगले 5 साल बाद बदल देगी। जी हाँ सर, बदल देगी। ठीक है, यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। एकीकृत का मतलब एक बंदे में, एकीकृत का मतलब एक बंदे में। ठीक है, एकीकृत का ठीक है, तो मैंने कहा कि भैया एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, राष्ट्रपति चुना जाता है। जी हाँ सर, चुना जाता है। संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल है सर। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में, एकदम करेक्ट है। लेकिन क्या एकीकृत शक्ति का प्रावधान है? एकीकृत का मतलब एक ही हाथ में शक्ति है। क्या एक ही हाथ में शक्ति है? क्या केवल सारी पावर एक मुखिया को दे रखी है? क्या केवल राष्ट्रीय सरकार है? एकीकृत का मतलब एक व्यक्ति के हाथ में। क्या केवल राष्ट्रीय सरकार है? यहां संघ चलता है, केंद्र राज्य दोनों में सरकारों का विभाजन है, ना कि एकीकृत, ना कि एकीकृत। तीसरा ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, तीसरा ऑप्शन गलत है।
तीसरा ऑप्शन गलत है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगला क्या कह रहा है? निम्न कथनों पर विचार करो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या कह रहा है? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य व्यवस्था है, यानी सोवर्जन। हिंदी समझ में ना आए इंग्लिश में पढ़ लेना। संप्रभुता को सोवर्जन कहते थे। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर? क्या होगा? क्या होगा? क्या भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था नहीं है? सर एकदम सही है। क्या भारत में संप्रभुता नहीं है? सर बिल्कुल है। क्या भारत में लोकतांत्रिक समाज नहीं है? क्या सभी को वोट देने का अधिकार नहीं है? जी हाँ सर बिल्कुल है। क्या भारत में लोक कल्याणकारी योजनाएं नहीं आती? सरकार किसके लिए काम करती है? पब्लिक के हित में काम करती है। तो चारों ऑप्शन क्या रहेंगे सर? करेक्ट रहेंगे। चारों ऑप्शन क्या रहेंगे? करेक्ट रहेंगे। चारों ऑप्शन क्या रहेंगे? करेक्ट रहेंगे। बोलो समझ में आया? निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी? कौन सी व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की नहीं है? भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की राजतंत्र की नहीं है। एक संविधान, संघ सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी सरकार। पढ़ते ही बच्चे आंसर नजर आ रहा है, पढ़ते ही कंसेप्ट क्लियर है, पढ़ते ही आंसर क्लियर होगा। एक संविधान नहीं है क्या हमारे यहाँ? जी सर एकल संविधान है। लोकतांत्रिक सरकार नहीं है क्या? जी सर पब्लिक ने ही चुनी है। विधि का शासन, कानून का शासन नहीं है क्या हमारे यहाँ? सर संविधान की सर्वोच्चता है, कानून का शासन है। क्या सत्तावादी सरकार है? क्या क्या कहते हैं इसे? अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। अंग्रेजी में हाथ तंग है हमारा। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। सत्तावादी सरकार का मतलब होता है जो पार्टी सत्ता में है वो खुद से अपना सारी चीजें करे, यानी कि एक ऐसे सरकार जैसे राष्ट्रीय सरकार हो केवल, और जो चाहे कर दे, वो जो चाहे कर दे। दादाजी पूरे घर के लिए कानून बना दे, पापा चाचा ताऊ से पूछे भी ना। तो भैया ये है ऑटोक्रेसी। सत्ता जिसकी वो मालिक, सत्ता जिसकी वो मालिक। ठीक है, सत्ता जिसकी वो मालिक। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डेराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम। हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ताकत दी है वो किसने दी है? कौन बनाता है? क्योंकि हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था को अपनाया है। अगर एकात्मक व्यवस्था होती तो केवल राष्ट्रीय सरकार होती, केवल केंद्रीय सरकार होती, राज्य सरकारें नहीं होती। राज्य सरकारें बनी है मतलब संघीय व्यवस्था है, और संघीय व्यवस्था में शक्तियां कौन देता है? संघीय व्यवस्था में शक्तियां कौन देता है? भाई एकात्मक सरकार में अगर राज्य सरकारें बना भी दी तो उनको पावर देती है राष्ट्रीय सरकार, और कभी भी छीन भी सकती है। यहां ऐसा नहीं है। यहाँ पावर किसने दी है? सर संविधान ने दी है। संविधान ने दी है। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? संवैधानिक सरकार का आशय किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। बताओ, सोचो और आंसर दो, सोचो और आंसर दो। आपसे संवैधानिक सरकार बोला है, और संवैधानिक सरकार का मतलब कैसा भी हो सकता है। संवैधानिक सरकार चाहे तो परिसंघीय भी हो सकती है, संवैधानिक सरकार एकात्मक भी हो सकती है। क्योंकि संवैधानिक सरकार का मतलब होता है संविधान को मानने वाली सरकार, संविधान की सीमाओं में रहकर काम करने वाली सरकार, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने वाली सरकार। ठीक है, हो सकता है वो आपके जो प्रमुख हैं वो वास्तविक शक्तियां उन्हीं को दे दे, हो सकता है कि नाम मात्र के प्रमुख को सारी शक्तियां दे दे, हो सकता है नाम मात्र का प्रमुख भी हो और वास्तविक प्रमुख भी अलग हो सकता है दोनों एक ही हो, लेकिन कुल मिला के होगा तो संविधान का पालन करने वाला ही होगा। तो कौन ही? संविधान का पालन करने वाला ही, यानी कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, उसकी बाउंड्री में रह करके काम करे, उसकी बाउंड्री में रह करके काम करे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का उत्तर कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। बताइए,
ऑप्शन कथन क्या कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है भैया, है वो तो है। भारत का अपना एक संविधान है, भारत का एक अपना संविधान है, ये बात सत्य है। ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, सही बात है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, सही बात है। लेकिन क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस बात की व्याख्या यहां से पता चल रही है आपको। भारत एक लोकतंत्र है, इसकी व्याख्या कर पा रहा है आपका ये? ठीक है, भारत का एक संविधान है, भारत का एक संविधान है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसकी व्याख्या तो नहीं कर पा रहा, इसकी व्याख्या तो नहीं कर पा रहा। बताइए, कर पा रहा है नहीं कर पा रहा? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? सर, कथन तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये जो रीजन है ये अभिकथन की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम ऑप्शन चूज करेंगे सर कि ए एंड आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर व्याख्या नहीं हो रही कि दोनों बातें एकदम सही हैं, पत्थर की लकीर है, लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहा है कि कैसे लोकतांत्रिक देश है। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, यानी कि प्रॉपर्टी नहीं है? बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बता दो। कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल सही बात है। समाजवादी राज्य है, बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक समानता है, सभी को समानता है, चुनाव लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या साम्यवादी सरकार है? साम्यवादी राज्य, साम्यवादी का मतलब होता है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। जैसे वो किम जोंग, डोमिनोज का बर्गर, उत्तरी कोरिया वाला है, कोई हंस के भी देखे उसके भाषण में, ठटाक गोली। अभी सुनने में आ रहा है कि अगर जो सरकारी दफ्तर होते हैं उनमें उसकी फोटो गलती से नहीं मिली ना, या उसकी फोटो से ऊपर कोई फोटो मिल गई तो गोली। ये होता है कम्युनिस्ट, साम्यवाद। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है भाई? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, अच्छा क्या ऐसा है? भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, अच्छा। भारत एक कुलीन तंत्र है, या भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है? ऑप्शन पढ़ते ही देखो आंसर हो जाते हैं फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, इंडिया इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? भाई सत्ता का प्रमुख स्रोत, सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है, जल्दी से बताएं। राजनीतिक सत्ता किसने मोदी जी को कुर्सी पे बैठवा दिया? अगर मोदी जी को सांसद नहीं बनाते हम लोग, तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाते? क्योंकि पहले विधायिका का सदस्य बनना पड़ता है, फिर कार्यपालिका का बनेंगे आप। ठीक, तो कौन है? आर्या जी सब गड़बड़ कर दिया, गुड़ गोबर कर दिया। मैंने कहा मोदी जी अगर सांसद नहीं बनते तो क्या ही प्रधानमंत्री बन पाते? कौन होगा बेटा, कौन होगा? सर, जनता। भैया अगर जनता सांसद नहीं बनाती तो मोदी जी काहे के प्रधानमंत्री बन पाते? क्योंकि पहले विधायिका का सदस्य बनते हो, तब बनते हो कार्यपालिका का, तब बनते हो कार्यपालिका का। निम्न में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस? ऑफ गवर्नेंस कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है? बताइए। संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। बताइए, जल्दी से बोलिए। जल्दी से, मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है।
अध्यक्षात्मक सरकार की आधारभूत तत्व कौन सा है? और मैंने आपको कई बार बोला है कि आपको ऑप्शनों में एग्जामिनर इस तरीके से फंसाएगा कि कोई 40% सही होगा, कोई 60% सही होगा। हमें वो टिक करना होता है जो ज्यादा सही है। सलमा जी, हमें वो टिक करना होता है जो ज्यादा सही है। तो देखिए, संविधान की कठोरता, तो कठोरता का मतलब होता है बहुमत ज्यादा। तो मैंने कहा था, आपसे पढ़ाया है कि बहुमत ज्यादा होना चाहिए। दूसरा है एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका का मतलब है एक ही कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका नहीं। दोहरी कार्यपालिका का मतलब होता है एक नाम की, एक काम की। भैया अध्यक्षात्मक सुनते ही आपके दिमाग में पहला पॉइंट क्या जाता है, आप खुद बताओ। अध्यक्षात्मक की इंग्लिश है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, जिसमें सबसे प्रमुख कौन होगा? सारी ताकत किसके पास है? सारी ताकत किसके पास है? कौन अकेला मुखिया है? कौन अकेला मुखिया है? प्रेसिडेंट। जैसे ही किसी से अध्यक्षात्मक कहोगे, आपको अंदर जाने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। जैसे ही किसी से आप अध्यक्षात्मक कहोगे, उसके दिमाग में तुरंत क्लिक करता है अध्यक्षात्मक में शुरुआत का ही पॉइंट है कि भाई एक ही मुखिया होगा, एक ही मुखिया होगा, एक ही मुखिया। एक ही मुखिया मतलब एकल कार्यपालिका। सबसे मजबूत आंसर है इस ऑप्शन में, सबसे मजबूत आंसर। ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है द फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है या है? बताओ जल्दी से। कार्यकारिणी का मुखिया राष्ट्रपति होता है। कार्यकारिणी का मुखिया राष्ट्रपति, बिल्कुल सही बात है। जो होल एंड सोल राष्ट्रपति है, कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन भी स्वयं करता है, किचन कैबिनेट होती है, मैंने बोला था आपसे। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। भाई जो कानून बनाने वाले लोग थे वो अलग बैठे हुए थे, बताया था आपको, उनका चुनाव अलग होता है। विधायिका पूरी स्वतंत्र है, कार्यपालिका पूरी स्वतंत्र है। विधायिका में ना तो अमेरिका का राष्ट्रपति जाता है, ना ही उसकी मीटिंगों में भाग लेता है। उसे कभी भंग नहीं कर सकता, उसे कभी भंग नहीं कर सकता, कोई मतलब नहीं है उसे उससे। तो सारे पॉइंट सही हैं। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? जैसे पार्लियामेंट्री संसदीय वाली का जनक है ब्रिटेन। अध्यक्षात्मक का जनक कौन है? अध्यक्षात्मक का जनक कौन है? किसका नाम लेकर के हमने पढ़ाया आपको? किसका एग्जाम्पल लेकर के चीजें आगे बढ़ाई? किसका एग्जाम्पल लेकर के? ब्रिटेन होता है पार्लियामेंट्री का, संसदीय का। अध्यक्षात्मक का कौन है बच्चे? सर यूएसए। कौन है? यूएसए। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है व्हाट डज इंडिया इज अ रिपब्लिक मीन? रिपब्लिक का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब क्या है? मैंने आपको पढ़ा रखा है कि भैया हम ब्रिटेन की तरह मोनार्क नहीं है कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। वहां तो क्राउन है। हमारे यहाँ गणतंत्र है, रिपब्लिक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो राष्ट्र का अध्यक्ष है उसका चुनाव होता है, वो निर्वाचित होता है। तो सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास। भारत में संसदीय शासन ना होना, भारत में वंशानुगत शासन ना होना, या भारत राज्यों का संघ होना, आप किसे टिक करेंगे? किसे टिक करेंगे जल्दी से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत में वंशानुगत शासन ना होना। वंशानुगत शासन नहीं है भैया, राजा का बेटा राजा नहीं बनता यहाँ पे। यहाँ पे चुनाव होता है, यहाँ पे चुनाव होता है। तो साथियों ये आज 30 क्वेश्चन हो पाए। क्वेश्चन मेरे पास टोटल आपके लिए करीब करीब 62 हैं। आधे क्वेश्चन आज हुए हैं, आधे क्वेश्चन मैं आपको कल लगवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं, समय लगता है इनमें समझाते हुए कराने में, समझाते हुए कराने में, है ना, इसलिए समय लगता है। तो आज ये आधे से क्वेश्चन हुए हैं, आधे से मैं कल कराऊंगा। चाहो तो एक क्वेश्चन और कर सकते हो, एक क्वेश्चन और कर सकते हो। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है बीइंग अ रिपब्लिक, इंडिया असेंशियली मीन्स, इंडिया असेंशियली मीन्स, वही सेम क्वेश्चन, और तुरंत ही बढ़िया तरीके से बता देंगे कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, या देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। हमें तो चारों ऑप्शन भले ही सही हो, लेकिन हमें शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, वही आंसर होगा। गणतंत्र का मतलब होता है वंशानुगत सरकार नहीं होनी चाहिए। ठीक है रवि भैया, नींद से जागिए भैया, सारी डीपीपी लगवा रखी है। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट में 8 क्लास है, 8 की डीपीपी लगी हुई है, देख सकते हैं आप। ठीक है,
तो क्या रहेगा सर, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, जो कि प्रेसिडेंट है, वो चचा क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। चचा क्या होते हैं, निर्वाचित। राजा का बेटा राजा नहीं बनता, राजा का बेटा राजा नहीं बनता। बोलिए, क्लियर है? शरीफ भाई, सारे क्वेश्चन आप अगर देखेंगे ना, तो आप लोगों ने आईएएस पीसीएस की भी तैयारियां की हो अगर, या उनके क्वेश्चन देखे हो, तो ये वही हैं, ये वही हैं। इस लेवल की ही पॉलिटी एग्जाम में पूछी जाएगी, इस लेवल की ही पॉलिटी एग्जाम में पूछी जाएगी, इस लेवल का ही संविधान एग्जाम में पूछा जाएगा। आर्या सिंह बोलिए जल्दी से, ठीक है? बच्चों वाला एग्जाम नहीं होना है कि बच्चों वाला कि हाल छुटपुट एसएससी की तरह क्वेश्चन आए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है? ये क्वेश्चन ना आते यहाँ पे। बिहार कौन सी जोनल काउंसिल में आता है? बिहार बताया तो था आपको, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और आपका वेस्ट बंगाल, ये आपकी थे ईस्ट जोनल काउंसिल में, आर्या जी। ठीक है, तो मिलता हूं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।